गंगोत्री धाम के कपाट हुए बंद। मां गंगा की उत्सव डोली मुखवा के लिए रवाना। आर्मी बैंड के साथ निकली डोली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गोवर्धन पर अपने आवास पर की पूजा अर्चना। पत्नी संग की गौ माता की पूजा। प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। सीएम धामी ने दिए अधिकारियों को निर्देश, 1 हफ्ते में दें गड्ढा मुक्त सड़कों का स्टेटस। सभी अधिकारी बताएं अब तक किया गया कितना काम। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हुए मीडिया से मुखातिब। कहा, प्रदेश कार्यालय में लगेगा जनता का दरबार। सभी मंत्री सुनेंगे जन समस्याएं। भारत नेपाल सीमा में एसएसबी के अधिकारियों ने बांटे सोलर लैंप। निशुल्क पशु चिकित्सा शिविर का भी किया आयोजन। कई ग्रामीणों को मिला शिविर से लाभ। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विवेक पांडे। खबरें उत्तराखंड की। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सीएम हाउस में गोवर्धन पूजा की। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेशवासियों को पर्व की बधाई देते हुए सभी की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। साथ ही उन्होंने कहा कि गाय सनातन संस्कृति के साथ समस्त मानव जाति के लिए आदरणीय और पूजनीय है। भारतीय संस्कृति में गाय को सुख, सौभाग्य और समृद्धि की दाता माना जाता है। युवा पीढ़ी भी प्रकृति प्रेम और पर्यावरण हितैषी परंपराओं और संस्कृति के संरक्षण में अपने आप को आगे बढ़ाए। उत्तराखंड में बीजेपी ने मिशन 2023 की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी कड़ी में बीजेपी जनता की समस्याओं के समाधान के लिए बीजेपी कार्यालय में जनता दरबार लगाएगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि जनता दरबार लगाने को लेकर 28 अक्टूबर को एक बैठक की जाएगी। उन्होंने कहा कि एक कार्यकर्ता प्रदेश स्तर पर तय किया जाएगा जो मंत्रियों से सामंजस्य कर जनता दरबार लगाने का काम करेगा। अट्ठाईस तारीख को हमारी संदर्भ में बैठक है और हम एक कार्यकर्ता प्रदेश स्तर का तय करेंगे। जो कार्यकर्ता मंत्रियों से सामंजस्य बनाते हुए कौन सी तिथि में किस जिले में रहेंगे उसकी वो दृष्टि की तैयारी करेंगे। ऐसे विधायकों के भी हम कार्यक्रम, खासतौर पर जो विधानसभाओं में हम हारे हैं उन विधानसभाओं को हम मुख्य रूप से सांसदों को और अपने जो मंत्रीगण हैं उनको हम ये काम सौंपने वाले हैं कि उनके उन विधानसभा प्रवास बढ़े। इसके साथ साथ विधायकों को भी जो विधानसभा में जो वार्ड बूथ किस प्रकार से और अपना सामंजस्य बने और वहाँ जो जनता की अपेक्षाएं उन दृष्टि से जो काम हो सकते हैं 100% जीत का आह्वान को लेकर हम इस कार्यक्रम को चलाएंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि जनता की समस्याओं का समाधान तो होगा ही होगा, साथ ही साथ तमाम जनप्रतिनिधियों को भी उनके दायित्व सौंपे जाएंगे कि वो जनता की समस्याओं को किस तरह से हल करें। हमारे साथ प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश बिष्ट इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी कैलाश, कितना खास होगा बीजेपी का ये फॉर्मूला? खास तौर से जनप्रतिनिधियों को भी निर्देश दे रहे हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष। विवेक, देखिए, आज जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने इसमें अपनी मोहर लगा दी है और इस खबर को हमने पहले दिखाया था। और अब जो जनता दरबार लगेगा तो ये जनता दरबार सौगात लेकर आएगा प्रदेशवासियों के लिए, क्योंकि हर किसी जो नागरिक होता है, आम नागरिक, खासतौर पर जो फरियादी होता है, उसका ये मुमकिन नहीं हो पाता कि वो तमाम मंत्रियों से मिल सके, तमाम नेताओं से मिल सके। लेकिन अब जगह मुकर्रर हो चुकी है कि जनता दरबार जब जब लगेगा तो क्रम वाइज जो है जो कैबिनेट मंत्री होंगे, कैबिनेट मंत्रियों का नंबर आएगा और क्रम वाइज ही कैबिनेट मंत्री बैठेंगे जनता दरबार में। और सबसे बड़ी बात विवेक ये है कि इसका प्रचार किया जाएगा पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा कि किस दिन ये जनता दरबार लगेगा और किस दिन कौन सा यहाँ पर मंत्री बैठेगा। बकायदा एक रोस्टर जारी किया जाएगा जो चस्पा होगा
प्रदेश कार्यालय में, उसके साथ ही व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के माध्यम से उसका प्रचार प्रसार किया जाएगा। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि जो दूर दराज से जो लोग, जो फरियादी आते हैं मंत्रियों को मिलने के लिए, नेताओं को मिलने के लिए, अब उनके लिए एक जगह यहाँ पर मुकर्रर है और यहाँ पर आकर जो फरियादी होंगे अपनी फरियाद सरकार तक पहुँचा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखना होगा कि बीजेपी की ये कवायद कितनी रंग लाती है। बहरहाल जनहित का निर्णय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने लिया है। कैलाश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका महत्वपूर्ण जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सड़कों के गड्ढों पर सख्त दिखाई दिए हैं। आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को 1 सप्ताह के भीतर ही प्रदेश की गड्ढा मुक्त सड़कों का स्टेटस उपलब्ध कराने के निर्देश दे दिए हैं। सीएम धामी ने कहा कि संबंधित विभागों द्वारा प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए अभी तक कितना कार्य किया गया, कितनी सड़कों की मरम्मत की गई और कितना कार्य अवशेष है, समस्त जानकारी अविलंब 1 सप्ताह के भीतर दें। आगे सीएम ने कहा कि सुगम और सुरक्षित यात्रा जनता का अधिकार है। जनता की सुविधाओं का ध्यान रखना राज्य सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़कों की मरम्मत और गड्ढा मुक्ति के कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। सड़क मरम्मत के कार्यों में किसी प्रकार की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। जसपुर पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर 40 लीटर अवैध शराब जब्त की, साथ ही एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के पास से शराब बनाने वाली सामग्री भी जब्त की है। पतरामपुर पुलिस ने बताया कि अवैध शराब के खिलाफ आगे भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। शराब बनाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई चल रही है। इसी क्रम में कल पतरामपुर चौकी पुलिस द्वारा भोगपुर डाम क्षेत्र से एक अवैध शराब की भट्टी को पकड़ा गया है, जिसमें शराब बनाने के उपकरण और एक अभियुक्त गिरफ्तार किया गया है, जिसके खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है। इसमें करीब 40 लीटर शराब बरामद हुई है। बाकी इसके उपकरण, ड्रम, जो अन्य उपकरण होते हैं शराब बनाने के, बरामद हुए हैं। देश में अभी भी ऐसे कई गांव हैं जिनमें अभी तक बिजली नहीं पहुंची है। इनमें चंपावत के बयूरी और अमरा गांव भी शामिल हैं। ग्रामीणों को परेशानी से निजात दिलाने के लिए पंचम वाहिनी एसएसबी के कमान अधिकारी हरीश जोशी ने ग्रामीणों को 22 सोलर लालटेनों का वितरण किया, जिससे ग्रामीणों को अंधेरे में काम करने से छुटकारा मिलेगा। वहीं डॉक्टर घनश्याम पटेल ने पशु चिकित्सा शिविर लगाया, जिसमें 244 मवेशियों का इलाज किया गया। के साथ हम निःशुल्क दवाई जो पशु चिकित्सा करवाई गई, करीब हम 29 से 30 जवानों को द्वारा आज गांव को, ग्रामीणों को हमने ये सामान डिस्ट्रीब्यूशन किया। बेउरी गांव में, आमरा गांव में आज के समय पर बिजली नहीं पहुंचा है, जहां पर आज हम बेउरी गांव के ग्रामीणों को बिजली नहीं है, उनके पढ़ने के लिए, उनके बच्चे को पढ़ने के लिए दिक्कत हो रहा है। तो हम पंचम वाहिनी सशस्त्र सीमा बल श्री प्रमोद देवरानी कमांडेंट महोदय की ओर से आज हम सोलर लैंप डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, साथ ही निःशुल्क पशु चिकित्साएं करवाया। अन्नकूट पर्व पर प्रसिद्ध गंगोत्री धाम के कपाट वैदिक मंत्रोच्चार के साथ शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। कपाट बंद होने के बाद मां गंगा की उत्सव डोली की यात्रा गंगोत्री धाम से शीतकालीन पड़ाव मुखबा के लिए प्रस्थान कराया गया। इस अवसर पर गंगोत्री विधायक गोपाल सिंह रावत, मंदिर समिति के रावल हरीश सेमवाल सहित बड़ी संख्या में तीर्थ पुरोहित, जनप्रतिनिधिगण और श्रद्धालु मौजूद रहे। हर्ष का विषय है और अभी अभी मां भगवती गंगे के कपाट शीतकालीन के लिए दर्शनार्थियों के लिए बंद कर दिए गए हैं और अब मां भगवती गंगे के दर्शन हमारे ग्राम मुखी मठ में होंगे, जहां 6 महीने मां गंगा जी की पूजा होगी और सभी
दर्शनार्थियों से हम आग्रह करते हैं कि आप मुखी मठ ग्राम में आके माँ भगवती के दर्शन कर सकते हैं और अपने शीतकालीन प्रवास मुखी मठ में पहुंचेगी, जहां सबके लिए दर्शन 6 महीने शीतकाल के लिए खुले रहेंगे। ऊधम सिंह नगर के नानक मत्ता थाना क्षेत्र में दर्दनाक हादसा हो गया। सड़क दुर्घटना में पति पत्नी और एक 7 वर्षीय मासूम की मौत हो गई। मोटरसाइकिल पर दरअसल धर्मेंद्र राणा अपनी पत्नी विद्या देवी और 7 वर्षीय बच्चे के साथ नानक मत्ता से अपने गांव नवादिया जा रहे थे कि रास्ते में तेज रफ्तार से आ रही मारुति वैन ने उन्हें सामने से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही पति पत्नी की मौत हो गई और 7 वर्षीय बच्चा भी बुरी तरह से घायल हो गया। आस पड़ोस के लोगों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने बुरी तरह से घायल 7 वर्षीय बच्चे को इलाज के लिए भेजा, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे भी मृत घोषित कर दिया। के लिए नवदिया जा रहे थे 2 दंपति, धर्मेंद्र विद्या देवी और साथ में एक छोटा बच्चा, जिनकी मारुति वैन से एक्सीडेंट हुआ और मौके पे ही उनकी दंपतियों की मौत हो गई। ये आज सुबह में सूचना मिली कि सिद्धा नवदिया हाईवे पे नानकमत्ता पड़ता है, उस पर एक फैमिली पति पत्नी और एक 7 साल का बच्चा उनका मोटरसाइकिल से अपने घर को जा रहे थे खटीमा से, और उसका जो है एक मारुति वैन सितारगंज की ओर से आ रही थी, उसने सामने से उनको टक्कर मारी और दोनों एक्सीडेंट में पति पत्नी वहीं पे ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। बच्चे को 7 साल का बच्चा है, वो काफी सीरियस था, जिसे हाई पर रेफर कर दिया गया है। अभी पंचायतनामे की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। चंपावत के दूरस्थ रीठा साहिब क्षेत्र में देर रात गौशाला में अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आने से 6 मवेशियों की जिंदा जलने से दर्दनाक मौत हो गई। ग्रामीणों ने तुरंत थाना अध्यक्ष को फोन किया, जिसके बाद पुलिस और स्थानीय लोगों ने वैकल्पिक व्यवस्था के माध्यम से कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझाया। आग लगने से हजारों का नुकसान भी हुआ है। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच जारी है। चमोली के सेलंग गांव में अज्ञात कारणों से पार्क में खड़े वाहन में आग लग गई। इस दौरान एक वाहन जलकर खाक हो गया। बता दें कि वाहन मालिक ने कुछ माह पहले ही इसे खरीदा था। जोशीमठ थाना प्रभारी ने बताया कि आग लगने का कारण वाहन में शॉर्ट सर्किट हो सकता है। आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। उत्तराखंड के उपनेता प्रतिपक्ष भुवन चंद कापड़ी ने खटीमा नगर पालिका क्षेत्र में जल भराव से निजात के लिए सीवर लाइन का निर्माण, गौशाला का निर्माण सहित 10 कामों को स्वीकृत करने की गुहार लगाई है। बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी विधायकों से सीडीओ के माध्यम से प्राथमिकता के आधार पर 10 विकास कार्यों की सूची मांगी थी। मुख्यमंत्री जी ने जो 10 काम प्राथमिकता से मांगे हर विधानसभा के, तो हमने खटीमा क्षेत्र के जो काम माननीय मुख्यमंत्री जी को सीडीओ के माध्यम से भेजे हैं, तो हम उसकी जानकारी आपके माध्यम से खटीमा की क्षेत्र की जनता को देना चाहते हैं। जिसमें पहला काम है खटीमा नगरपालिका के क्षेत्र को जल भराव से मुक्त कराने के लिए सीवर लाइन का निर्माण, और दूसरा है खटीमा विधानसभा क्षेत्र में किसानों को जो है जानवरों से निजात दिलाने के लिए, एक्सीडेंटों से लोगों को बचाने के लिए गौशाला का निर्माण जो महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड के लोक पर्व इगास बग्वाल को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजकीय अवकाश की घोषणा की है। ये दूसरा मौका है जब उत्तराखंड में लोक पर्व इगास को लेकर अवकाश घोषित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इगास बग्वाल उत्तराखंड वासियों के लिए एक विशेष स्थान रखती है। यह हमारी लोक संस्कृति का प्रतीक है। हम सबका प्रयास होना चाहिए कि अपनी सांस्कृतिक विरासत और परंपरा को जीवित रखें। नई पीढ़ी हमारी लोक संस्कृति और पारंपरिक त्योहारों से जुड़ी रहे, यही हमारा उद्देश्य है। तो इगास बग्वाल पर्व पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि इस दिन अवकाश रहेगा। उन्होंने कहा कि पर्व हमारी लोक संस्कृति का प्रतीक है। नई पीढ़ी को लोक पर्व से जोड़ें, यही
हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। उत्तराखंड के परिवहन मंत्री चंदन राम दास ने IND24 से खास बातचीत की है। उन्होंने कहा कि डग्गा मार वाहनों पर परिवहन विभाग कार्रवाई करेगा। इसके लिए सचल दस्तों का गठन किया गया है। आगे कहा कि समाज कल्याण विभाग को भी जल्द नए अधिकारी मिलेंगे। इस दौरान परिवहन मंत्री चंदन राम दास से खास बातचीत की है हमारे प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश बिष्ट ने। तो हमारे साथ कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास जी हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। सर, दो अहम जिम्मेदारियां आपके पास हैं इस वक्त, प्रदेश के अहम विभाग हैं, और सबसे पहले परिवहन विभाग की बात करें, बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। किस तरीके से इस विभाग को देखते हैं और क्या कुछ तैयारियां इस वक्त है विभाग को लेकर, जो नए एक्सपेरिमेंट्स आपके होंगे? अभी 4 धाम यात्रा के बाद फिर हमारा कांवड़ यात्रा चला, जो बहुत ही सफल चला, और इस बार हमने दिवाली में अपने यात्रियों को विशेष सुविधा देने का एक प्रयास किया। इलेक्ट्रिकल बसें लगाई, नई बसें लगाई, और उसका एक लक्ष्य भी हमने रखा कि कम से कम 3 करोड़ रुपया प्रतिदिन की हमारी आमदनी हो। सुखद समाचार यह है कि हम 2 करोड़ 87 लाख कल के दिन की आमदनी रोडवेज की हुई है। लगभग 3 करोड़ के आसपास हम लोग पहुंचे हैं। और जो दिवाली के दिन के बाद का जो हमारा अभी यात्रियों का आवागमन होगा, मुझे लगता है कि हम इस लक्ष्य में पहुंचेंगे और एक अच्छी आमदनी उत्तराखंड रोडवेज को होगी। इसका लक्ष्य हमारे ड्राइवर, कंडक्टर, हमारे स्टाफ के लोग, अधिकारियों के विशेष प्रयास से और खासकर यात्रियों के कारण हुई है। मैं प्रदेश के यात्रियों को जिन्होंने रोडवेज में सफ़र किया, उनको इस दीपावली के अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मंत्री जी, लगातार गाड़ियां चल रही हैं, पैसा भी आ रहा है, तो आखिर क्यों परिवहन निगम बार बार घाटे की बात करता है? जबकि अगर मैं प्रदेश की बात करूं, क्योंकि मैंने खुद सर्वे किया, कई ऐसे डग्गामार वाहन हैं जो बाहर से संचालित होते हैं, करोड़ों रुपए का राजस्व को नुकसान हो रहा है, तो क्या ये भी संज्ञान में है आपके? डग्गा मार वाहनों का मेरे संज्ञान में भी है, और हमने एक कमेटी भी बनाई थी जिसमें अपना रोडवेज और परिवहन निगम के साथ साथ हमारा परिवहन विभाग और पुलिस विभाग, तीनों के समन्वय से डग्गा मार वाहनों को रोकने के लिए हमने प्रयास किया है। जो उससे हमको नुकसान हुआ है उसको रोकने का और भी आगे आने वाले समय में और भी दृढ़ निश्चय से प्रयास करेंगे। समाज कल्याण विभाग की बात करें, ये भी एक महत्वपूर्ण विभाग है आपके पास है, इसको लेकर क्या कुछ पॉलिसीज आपकी हैं आने वाले फ्यूचर्स को लेकर? समाज कल्याण विभाग अपने प्रदेश का बहुत बड़ा विभाग है जो कई कल्याण कार्यक्रम करता है। चलिए, तो कैबिनेट मंत्री हमारे साथ थे, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो दोनों विभाग महत्वपूर्ण हैं, दोनों विभागों में अनुभव प्रयोग तो किए जा रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में और भी अधिक प्रयोग किए जाएंगे ताकि प्रदेश के साथ साथ डिपार्टमेंट्स में कर्मचारियों को भी फायदा हो। देहरादून से IND24 के लिए कैमरा पर्सन रिंकू के साथ कैलाश बिष्ट। यूं तो दिवाली में हर तरफ पटाखों का शोर रहता है, लेकिन चमोली के पोखरी में दीपावली बेहद ही खास अंदाज में मनाई गई। ग्रामीणों ने पारंपरिक खेल खेलकर दिवाली मनाई, जिसमें रस्साकशी, झुमेलो और भेलू खेल आकर्षण का केंद्र रहे। कार्यक्रम के संयोजक प्रोफेसर दर्शन सिंह नेगी ने बताया कि इस तरह के आयोजनों से हम अपनी संस्कृति को आत्मसात करते हैं और नई पीढ़ी के संपूर्ण विकास के लिए एक मंच प्रदान करते हैं। और चलिए बात करते हैं जसपुर की। अंगदपुर गांव में एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। मृतक महिला जनपद मुरादाबाद के बलिया गांव की निवासी थी, जिसकी शादी लगभग 1.5 वर्ष पहले हुई थी। परिजनों का आरोप है कि ससुराल पक्ष के लोग उसके साथ आए दिन मारपीट और गाली गलौज किया करते थे। इसके बाद उसकी हत्या की गई। अंगदपुर गांव में एक विवाहिता है जिसकी शादी को 1.5 वर्ष हुआ है और इसने आज इसकी संदिग्ध परिस्थितियों में अपने ससुराल में मृत्यु हो गई है। अभी सूचना पर हम लोग यहाँ पर आए हैं। मौके पर मजिस्ट्रेट को भी बुलाया गया है, पंचायतनामा भरा जा रहा है और पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जाएगी और जो भी इसमें दोषी होंगे उसके खिलाफ कार्रवाई।
नैनीताल जिले के लाल कुआं में वन विभाग की टीम ने एक ट्रक से 380 टन लीसा बरामद की है। बताया जा रहा है कि इसकी कीमत तकरीबन 15 लाख रुपए है। आरोपी ट्रक छोड़कर फरार हो गए। वन विभाग के क्षेत्राधिकारी ने कहा कि लीसा को पहाड़ से तस्करी कर उत्तर प्रदेश ले जाया जा रहा था। बता दें कि वन विभाग तस्करों के खिलाफ सघन जांच पड़ताल कर रहा है। इसके लिए गश्त भी बढ़ाई गई है। इसी कड़ी में बड़ी मात्रा में यहां से लीसा बरामद की गई। ये लीसा जिसकी कीमत तकरीबन 15 लाख रुपए बताई जा रही है और एक ट्रक से तकरीबन 380 टीन लीसा बरामद की गई। चेकिंग करने पर एक वाहन को हल्द्वानी से बरेली मार्ग की ओर आते हुए देखा। उसे जांच हेतु रोकने पर उसके द्वारा अपने वाहन को रोकने के बजाय तेज गति से बरेली की ओर भगा दिया गया। हमारे द्वारा वाहन का पीछा किया गया। कुछ ही दूरी पर हमने उक्त वाहन को रोका तो ड्राइवर मौके का फायदा उठाकर भाग गया। वाहन की जांच करने पर उसमें अवैध रूप से 380 टिन लीसा पाया गया। वाहन को हमारे द्वारा अपने कब्जे में लेकर डोली वन परिसर में वन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई हेतु खड़ा किया गया है। तो ये 15 लाख का लीसा बरामद किया गया है। और आपको बता दें कि नैनीताल के लाल कुआं से इसकी बरामदगी हुई है। वन विभाग की टीम ने एक ट्रक से 380 टीन लीसा बरामद की और इसकी कीमत तकरीबन 15 लाख रुपए बताई जा रही है। वन विभाग के क्षेत्राधिकारी ने इसे लेकर जानकारी दी है। और चलिए बात करते हैं कालाडूंगी की। रामनगर वन प्रभाग में एक हाथी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। हाथी की मौत की खबर मिलते ही वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। फिलहाल हाथी की मौत के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। अधिकारी ने बताया कि हाथी का पोस्टमार्टम होने के बाद ही मौत के कारणों का पता चल सकेगा। तो फिलहाल मौके पर वन विभाग की टीम पहुंची हुई है और पोस्टमार्टम के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा होगा। बताया जा रहा है कि संदिग्ध परिस्थितियों में हाथी की मौत हुई है। के अंतर्गत बौरबेट कक्ष संख्या 4 देचौरी वन ब्लॉक में एक हाथी की मृत्यु हुई है और मृत्यु के कारणों का अभी कोई स्पष्ट वो नहीं है। इसके लिए इसका पोस्टमार्टम कराया जाएगा और आज डॉक्टर उपलब्ध हो जाएंगे हमें और उसके बाद पीएम के बाद ही इसका खुलासा हो पाएगा। और देवभूमि लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।